नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं डीप स्टोरी टेलर। अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद है तो चैनल को जरूर स्वागत है। वीडियो अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद है तो आज की कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है। कमेंट करके अपनी राय बताएं और चैनल डीप स्टोरी टेलर को जरूर सब्सक्राइब करें। आज की कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है जिसका नाम रवि नायक है और जो मध्य प्रदेश के नीमच जिले से है। तो चलिए इस कहानी में आपको एक ऐसे सफर पर ले चलेंगे दोस्तों जहां डर सिर्फ रास्ते में नहीं यही कोई बल्कि उसके साथ चलने लगता है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव का आज का हॉरर पॉडकास्ट अपनी पूरी ड्राइवर की है जिनका नाम रवि नायक है। कहानी में आज आपको चलिए अब ये कहानी रवि नायक जी के नजरिए से सुनते हैं। मेरे जीवन का दोस्तों मेरा नाम रवि नायक है और मैं मध्य प्रदेश के नीमच शहर के पास एक छोटे से गाँव का रहने वाला हूँ। मेरी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा मेरे ट्रक कैबिन में ही गुजरा है। मेरे पिताजी भी एक ट्रक ड्राइवर थे और उन्हीं को देखकर मैंने ये काम सीखा। पुरानी होगी ये ट्रक, ये स्टीयरिंग और इन सड़कों पर दौड़ती जिंदगी ही मेरी दुनिया है। सालों से मैं इस काम में लेकर दिल्ली के लिए देश के न जाने कितने कोने मैंने अपने इस ट्रक से नाप दिए हैं, लेकिन कभी मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था जिसने मेरे दिल में खौफ पैदा किया हो। लोग अक्सर भूतों प्रेतों की आत्माओं की कहानियां सुनाते थे, 2 सालों से लेकिन मैं इन सब बातों पर हंसकर टाल देता था। मेरे लिए सिर्फ एक मुझे लगता था कि ये सब मन का वहम है और कुछ नहीं। उसका बातूनी और लेकिन एक सफर ने मेरी पूरी सोच, मेरी पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। मध्य प्रदेश घटना ने मुझे ये सिखाया कि इस दुनिया में सिर्फ वही नहीं है जो हमें दिखाई देता है, कुछ ऐसी ताकतें भी मौजूद हैं जिन्हें न मानना हमारी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। उस घटना के बाद जो मेरे और मेरे परिवार के साथ हुआ उसे याद करके आज भी मेरी रूह कांप जाती है। कोई असर नहीं। वो एक ऐसा भयानक हादसा था जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। चल रहे थे ये बात उस समय की है जब मुझे मध्य प्रदेश से एक बहुत जरूरी सामान गुजरात के हजीरा पोर्ट तक पहुंचाना चूर हो चुका था। ये एक एक्सपोर्ट का माल था जिसे समय पर पहुंचाना बहुत जरूरी था। आकाश नहीं तो ट्रांसपोर्ट कंपनी को भारी नुकसान हो सकता था। मेरे मालिक जिन्हें हम सब मालिक जी कहते थे, उन्होंने मुझे खास तौर पर बुलाकर कहा था, रवि नायक नहीं तो माल किसी भी हालत में 3 दिन के अंदर हजीरा पहुंचना चाहिए। रास्ते में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। दम भी था। मैंने भी उन्हें भरोसा दिलाया कि मालिक जी आप चिंता मत करो, मैं समय से पहले ही माल पहुंचा दूंगा। मैं अपनी पूरी तैयारी के साथ घर से निकला। बन सकती है। ट्रक में डीजल पूरा था। रास्ते के खर्चे के लिए मालिक जी ने पैसे भी दे दिए थे। मैंने अपनी माँ के पैर छुए और उनसे आशीर्वाद लिया। माँ ने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, चलने के बाद हमें हाईवे से ध्यान से जाना, रास्ते में कोई जल्दी मत करना और किसी अनजान पर भरोसा मत करना। उस वक्त मुझे क्या पता था कि मेरी माँ की ये बात मेरे लिए एक चेतावनी ज्यादा बड़ा नहीं था। मैंने अपना ट्रक स्टार्ट किया और नीमच से निकल पड़ा। मध्य प्रदेश से गुजरात का रास्ता काफी लंबा और थका देने वाला होता है। ट्रक पहले से आमतौर पर हम लोग नेशनल हाईवे से ही जाते थे जो दिल्ली, चित्तौड़गढ़ और फिर राजस्थान होते हुए गुजरात में दाखिल होता था। हमने भी अपना ये रास्ता लंबा जरूर था लेकिन सुरक्षित था। ठंडी हवा, पेट्रोल पंप और गाड़ियों की आवाजाही लगातार बनी रहती थी जिससे कभी अकेलापन महसूस नहीं होता था। जो अपनी मैंने पहले दिन का सफर तय किया और रात को चित्तौड़गढ़ के पास एक जाने पहचाने ढाबे पर रुक गया। चाय और दाल रोटी वहाँ मैंने खाना खाया और कुछ घंटे ट्रक में ही सो गया। हम बाहर अगली सुबह मुझे जल्दी निकलना था। जब मैं सुबह चाय पी रहा था तो पास बैठे एक और ट्रक ड्राइवर ने बातों बातों में एक नए रास्ते का जिक्र किया। उसने कहा, रवि नायक भाई, अगर गुजरात जल्दी पहुंचना है तो एक और रास्ता है। यहाँ से थोड़ा आगे जाकर एक स्टेट हाईवे निकलता है जो सीधा राजस्थान के कुछ अंदरूनी इलाकों से होते हुए गुजरात बॉर्डर को जोड़ता है। वो रास्ता नेशनल हाईवे से कम 200 किलोमीटर छोटा है। ये सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। तो 200 किलोमीटर बचाने का मतलब था समय की बचत और डीजल की भी बचत। हम ट्रक ड्राइवरों के लिए डीजल बचाना मतलब अपनी कमाई बढ़ाने जैसा ही होता है। और वो मेरे मन में लालच आ गया। मैंने सोचा कि अगर मैं उस रास्ते से जाता हूँ तो कम से कम 8 से 10 घंटे बचा लूंगा और डीजल के जो पैसे बचेंगे वो मेरे होंगे। मैंने उस ड्राइवर से पूछा, भाई रास्ता ठीक तो है, मतलब सड़क वगैरह सही है या नहीं? तरफ जाता है। उसने जवाब दिया, सड़क तो ठीक ठाक ही है, बस थोड़ी सुनसान है, ज्यादा गाड़ियां नहीं चलती और ढाबे वगैरह भी बहुत कम है। लेकिन अगर दिन में निकलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले मेरे मन में उस नए रास्ते से जाने का विचार पक्का हो गया था। सड़क के मैंने सोचा कि दिन के उजाले में क्या डर, आज तक मैं आराम से निकल जाऊंगा। यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। जो इन बातों पर ज्यादा थोड़े से डीजल और समय के लालच ने मुझे एक ऐसे सफर पर भेज दिया था जहाँ से वापसी तो हुई लेकिन जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। बना रहा। मैं चित्तौड़गढ़ से आगे बढ़ा और उस ड्राइवर के बताए हुए रास्ते पर अपने ट्रक को मोड़ दिया। काफी थी। जैसे ही मैं उस हाईवे पर चढ़ा मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ।
सड़क वाकई बहुत सुनसान थी। दूर दूर तक कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। सड़क के दोनों तरफ सिर्फ बंजर जमीन और खंटी झाड़ियां थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी और ही दुनिया में आ गया रहे थे। नेशनल हाईवे की भीड़-भाड़ और शोर शराबे से ये जगह बिल्कुल अलग थी। शुरुआत में तो मुझे सब कुछ सामान्य लगा। मैं अपनी ही धुन में ट्रक चला रहा था, मध्य प्रदेशी गाने सुन रहा था। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलने लगा और सूरज की रोशनी कम होने लगी, उस रास्ते की वीरानी और भी ज्यादा डरावनी लगने लगी। अब तो सड़क पर इक्का दुक्का जो गाड़ियां दिख रही थी वो भी गायब हो चुकी थी। मैं उस सुनसान सड़क पर अकेला ही चेहरे पर बेबसी। शाम के करीब 6 बज रहे होंगे। सूरज लगभग डूब चुका था और हल्का हल्का अंधेरा छाने लगा था। मुझे भूख भी लग रही थी और मैं किसी ढाबे की तलाश में था। गाड़ी खराब काफी देर तक चलने के बाद मुझे दूर एक छोटी सी रोशनी दिखाई दी। पास जाकर देखा तो वो एक छोटा सा पुराना सा ढाबा था। हम पास के गांव जा रहे थे। जान में जान आई। बीवी की तबीयत मैंने सोचा कि यहीं खाना खाकर बच्चा भी छोटा थोड़ा आराम करके आगे बढ़ूंगा। सड़क पर कोई मदद नहीं मिल रही। ढाबे के सामने रुका और नीचे उतरा। ढाबा बहुत ही किलोमीटर की बात, लकड़ी के पुराने तख्तों और टीन की चादर से बना हुआ। ढाबे वाले लड़के की कोई ग्राहक नहीं था। हमारे कानों में किसी अंदर बूढ़ा आदमी बैठा था जो मुझे घूर कर देख रहा था। उसकी आंखों में कुछ अजीब सी बात थी जिसे मैं समझ नहीं पाया। इशारा किया। मैंने उससे पूछा, बारे में लड़के ने हमें चेतावनी मिलेगा क्या? उसने बिना कुछ बोले सिर्फ सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। मैं चारपाई पर बैठ गया। इस ढाबे का माहौल बहुत बोझिल था। वहाँ एक अजीब सी खामोशी थी जो कानों को चुभ रही थी। मुझे वहाँ बैठकर अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। मन में एक अजीब सी घबराहट होने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। ऐसा मत कहिए। ढाबे के अंदर से एक छोटी सी बच्ची बाहर आई। अगर हम उसकी उम्र यही 6 से 7 साल नहीं होगी। पुराने और मैला कपड़े पहने हुए थे। बस हमें हमारे घर पर मेरे पास खड़ी होगी और मुझे एक तक देखने शॉल से चेहरा उसकी आंखें बहुत बड़ी और चेहरा पीला और बिल्कुल उस बूढ़े आदमी की तरह। उसने मैंने उससे प्यार से नजरों से हमारी क्या नाम है तुम्हारा? उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस मुझे देखती रही। मोटी मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने सोचा कि शायद बच्ची शर्मीली है। जो कि थोड़ा अजीब बूढ़ा आदमी मेरे लिए खाने की थाली लेकर आया। खाने में दाल रोटी और चावल थे। मैंने जैसे ही पहला निवाला तोड़ा सोचा कि अगर दाल का स्वाद परिवार ऐसी मुसीबत में फंस जाए, ऐसा लगा जैसे उसमें कुछ मिलाया गया हो। लेकिन भूख इतनी तेज शायद वो लड़का मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जल्दी जल्दी खाना खत्म करने लगा। आकाश को समझाया। जब मैं खाना खा रहा था तभी वो बच्ची वहीं खड़ी मुझे घूरती रही। उसका इस तरह देखना मुझे बहुत असहज घर तक कर रहा था। और वापस खाना खत्म करने के बाद मैंने पैसे दिए और वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगा। जब मैं अपने ट्रक की तरफ बढ़ रहा था तो मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो ढाबा और उसकी रोशनी धीरे धीरे पीछे छुपती जा रही थी जब तक कि वो पूरी तरह अंधेरे में गायब नहीं हो गई। उस वक्त मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था जोर देने उस ढाबे से मैं सिर्फ खाना खाकर नहीं निकला था, बल्कि अपने साथ एक ऐसा अनचाहा मेहमान ले आया था जो मेरे सफर को एक भयानक और कभी न खत्म होने वाले दुस्वप्न में बदलने वाला था। नहीं भूलूंगा। आप हमें हमारे घर तक छोड़ दीजिए। हम आपको बिना चाय पिलाए नहीं जाने देंगे। बस 5 मिनट का काम है। चाय का निमंत्रण उस वक्त मुझे उसकी कृतज्ञता का प्रतीक लगा। मैंने सोचा भी नहीं था दूर दूर तक एक कप चाय हमें किस भयानक जाल की ओर खींच रही है। एक ऐसे जाल में जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। हमने उन तीनों को केबिन के पीछे बनी लंबी सीट पर बैठने को कहा। जोर जोर से चुपचाप किसी परछाई की तरह अपने मन को खिसक गए। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और उसे हाईवे से उतार कर उस बदनाम कच्ची सड़क पर डाल दिया। जैसे ही हमारे ट्रक ने सड़क पर कदम रखा, हाईवे का शोर और रोशनी पीछे छूट गई। तेज आवाज में चारों तरफ एक अजीब बोझिल खामोशी छा गई, पकड़कर ट्रक जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए। लेकिन मेरे दिमाग एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ अंधेरा और अनजाना खौफ बसता था। हाईवे की आखिरी पीली बत्ती जैसे ही हमारे ट्रक के शीशे से ओझल हुई, ऐसा लगा मानो किसी ने हमारी दुनिया का स्विच बंद कर दिया हो। हम एक ऐसे अंधेरे में दाखिल हो चुके थे जिसकी कोई था नहीं थी। कच्ची सड़क पर उतरते ही ट्रक की रफ्तार धीमी हो गई और टायरों के नीचे कुचलते कंकड़ पत्थरों की आवाजें उस खौफनाक खामोशी में और भी ज्यादा चुभ रही थी। केबिन के अंदर टेप रिकॉर्डर अपने आप बंद हो चुका था। अब सिर्फ इंजन की भारी भरकम घरघराहट थी जो हमारे धड़कते हुए दिलों की आवाज को दबाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। सड़क के दोनों तरफ झाड़ियों और बेतरतीब उगे हुए पेड़ों का एक घना जंगल था। चांद की रोशनी में घने पेड़ों से छनकर जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। हमारे ट्रक की हेडलाइट सी रोशनी का एकमात्र जरिया थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो रोशनी भी ज्यादा दूर तक जाने से डर चले जा रहा था, जैसे अंधेरा उसे निगल रहा हो। पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं ऐसी लग रही थी मानो कोई कंकाल अपनी हड्डी वाली बाहें फैलाकर हमारा स्वागत कर रहा हो। हवा इतनी ठंडी और भारी हो गई थी कि मैंने केबिन के शीशे ऊपर चढ़ा लिए।
फिर भी वो ठंडक मेरे जिस्म के अंदर तक महसूस हो रही थी। मैंने कसकर स्टीयरिंग व्हील को मुझे एक और अजीब चीज, मेरे हाथ पसीने से भीग रहे थे। ट्रक के मेरे बगल में बैठा आकाश पत्थर की मूर्ति बना हुआ था। उसकी आंखें सामने सड़क पर थी, लेकिन मुझे पता था कि वो सड़क नहीं, बल्कि उस अंधेरे में छुपे किसी अनजाने खतरे को तलाश रहा था। करीब 5 मिनट की बोझिल खामोशी के बाद मैंने आकाश ने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आवाज में एक अनजाना डर था जो मैंने पहले कभी नहीं सुना था। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं है। इन लोगों को यहीं उतार कर वापस चलते हैं। उस्ताद, हाथ जोड़ता हूँ आपके। चुप रहे। मेरा दिल मैंने भी बड़ी आवाज से धड़कने लगा, लेकिन मेरी अपनी आवाज में वो हिम्मत नहीं थी जो मैं दिखाना चाहता था। अब इन्हें बीच जंगल में कैसे छोड़ दें? बस उनका घर आ जाए, फिर एक पल भी नहीं रुकेंगे यहाँ। लेकिन मैं खुद जानता था कि मैं अपने आप को ही तसल्ली दे रहा था। इस वीराने में कोई घर कैसे हो सकता है? मैंने साइड वाले शीशे से पीछे की सीट पर बैठे उस परिवार पर नजर डालने की कोशिश की तो मुझे अंधेरे में उनका अक्स साफ नहीं दिख रहा था। लेकिन बिल्कुल शांत, बिना हिले डिले बैठे थे। एक अजीब सी बात जो मैंने महसूस की सारी रस्सियां उनके आने के बाद से केबिन के अंदर एक अजीब सी गंध भर गई थी। ये सीलन और धूल जैसी गंध थी, लेकिन उसमें कुछ और भी मिला हुआ था। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मिट्टी और पुराने सूखे फूलों की गंध खराब हो गई। तभी पीछे बैठे आदमी ने अपनी सपाट भावनाहीन आवाज में केबिन में आकर बैठ गया। थोड़ा धीरे चलाइए, सड़क खराब है। जैसे ही मैंने उसकी आवाज सुनकर मैं और आकाश दोनों चल पड़े। प्रदेशी गाने चल रहे थे। स्वाभाविक तरीके से कहा था जैसे हम किसी आम रास्ते पर सफर कर रहे हों। उसके लहजे में कोई डर या बेचैनी नहीं थी, और यही बात सबसे ज्यादा डरावनी थी। मैंने बिना कुछ करे ट्रक की करने की कोशिश की, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। अब हम उस सड़क पर रेंगते जा रहे थे। हर एक पल एक घंटे जैसा लग रहा था। हंसने की आवाज आकाश ने धीरे से हनुमान चालीसा की कुछ पंक्तियां गुनगुनाना शुरू कर दिया था। बिल्कुल भी वो ज्यादा पूजा पाठ वाला लड़का नहीं था। आवाज सिर्फ एक या दो सेकंड के लिए आई और फिर बंद हो गई और कोई सहारा नजर नहीं आ रहा था। तभी एक और अजीब घटना हुई। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? खामोशी से बैठी थी, धीरे धीरे कुछ गुनगुनाने लगी। मैंने झटके से कोई लोरी या गीत नहीं था, बस एक ही धुन थी जिसे वो बार बार दोहरा रही थी। उसकी धुन में कोई सुरताल नहीं था। ऐसी अजीब और बेसुर आवाज थी जो कानों को बेचैन कर दे। फिर से ऐसा लग रहा था जैसे कोई टूटे हुए रिकॉर्ड को जल्द से जल्द इस डरावने रास्ते से बाहर निकलकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ट्रक को और तेज क्या गा रही है? मेरी नजर सड़क पर गड़ी हुई थी। मैंने उसे चुप रहने का इशारा किया। मैं उन लोगों से कोई बात नहीं करना चाहता था, बस जल्द से जल्द उन्हें उनके तथाकथित घर पर उतार। मैंने साइड वाले शीशे में एक झलक। हम उस सड़क पर और गहरे अंधेरे में ऐसा लगा जैसे मेरे बगल वाले पैसेंजर सीट पर कोई हेडलाइट्स एक पल के लिए छोटा सा बंद हो गई। मैंने खौफ से भरकर तेजी से बगल में देखा, अंधेरा छा गया। सीट खाली थी। मेरा दिल मेरे मुंह में आ गया। लाइट्स। अब मुझे यकीन हो गया था कि मेरे साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है। मैंने घबराए हुए हाथों से स्विच को टटोला, लेकिन अगली पल लाइट कुछ मेरे दिमाग में एक साथ घूमने लगा। बस 2-3 सेकंड के लिए हुआ था। वालों ने मेरे खाने में कुछ मिला तो नहीं दिया। हमारी सांसें अटकाने के लिए किसी नशीली चीज का असर तो नहीं है। मैंने कहा था ना, इसको यही समझाने की कोशिश कर रहा था। आकाश की आवाज में मैंने तय कर लिया दोनों कि अब मैं कहीं नहीं रुका है। बैटरी का चार्ज कुछ भी हो जाए, मैं बस ट्रक चलाता रहूंगा। लेकिन मैं जानता था कि ये सच नहीं था। करीब 10 मिनट और चलने के बाद वो आदमी फिर मिला करके ट्रक दौड़ाया जा रहा था हमारा घर। तभी मैंने सामने देखा, तभी मुझे वो दिखाई रोशनी में जो चीज उभरी उसे देखकर मेरे हेडलाइट ठंडे हो गए। मुझे एक जंगल और वीराने के बीचों बीच खड़ी हुई नजर आई। 2 मंजिला पुराना मकान खड़ा था। वो किसी अमीर जमींदार का घर रहा होगा करिया, लेकिन परछाई और खंडहर से ज्यादा कुछ नहीं था। मेरे दीवारों पर जगह जगह से चीख निकलते रहे झांक रही थी। वो वही बड़ी खिड़कियां वाली टूटी हुई थी। वो सड़क के बीचों बीच खड़ी थी और जो अंधेरे में मुझे जानवर की खाली आंखों जैसी लग रही थी। घर के चारों तरफ जंगली घास और झाड़ियां इतनी बढ़ गई थी कि ऐसा लग रहा था जैसे 50 से 60 किलोमीटर निकल रहा होगा था। उस घर को मैंने रास्ते में एक भी गाड़ी को आते जाते नहीं देखा था। कोई इंसान नहीं रहता। बच्ची यहाँ तक कैसे पहुँच सकती है? ये है तुम्हारा घर? मैंने एक पल के लिए मेरे दिमाग में काम करना बंद कर दिया है। बाहर से समझ नहीं पा रहा था कि मैं ब्रेक लगाऊं या ट्रक को उसके ऊपर से चढ़ा। गरीब लोग हैं साहब, मेरे हाथ जैसा भी है हमारा घर तो है। अपनी रफ्तार से उस बच्ची की तरफ बढ़ता जा रहा था। मेरा ट्रक उस टूटे हुए गेट के सामने खड़ा था। कुछ ही मीटर की दूरी पर था। सिर्फ एक अचानक सड़क के किनारे हो, भागो यहाँ से, भागो। पास से गुजरते वक्त मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। उस्ताद ने अपना एक हाथ के लिए ट्रक से नीचे हवा में हिलाया जैसे वो मुझे बाय बाय कह रही हो। वापस घुमा लो। लेकिन उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं। फैसला कर लिया। वही खाली ट्रक को वापस मोड़ने के लिए गियर बदलने वाला था कि वो आदमी मैंने उसके पास से तेजी से निकल के देखकर यहाँ तक ले आए। मैंने साइड मिरर में देखने की हिम्मत नहीं की। हमारी मेहमाननवाजी का अपमान कहीं मुझे फिर से उसकी आवाज में अब छिपी हुई धमकी थी। काटा हो गया था। मेहमान से आवाज नहीं, शब्द उसने ऐसे बोला था जैसे वो दिमाग में हजारों सवाल एक साथ घूम रहे थे। उसी पल वो औरत अपनी जगह से उठी। उसने धीरे से केबिन का दरवाजा कैसे और नीचे उतर गया।
वो सच में उस खंडहर या कोई और ऐसे बढ़ने कोई लगी और बला जैसे वो वाकई उसका मेरे जहन आलिशान में गांव महल के हो। बुजुर्गों की वो सुनाई बोर्ड में उस कहानियां बच्चे घूमने के लगी, कंकाल को अभी जिन्हें मैं वैसे ही हमेशा थामे बहन हुए कहकर थी। उड़ा देता अरे था। रुको, कहाँ जा रही वो हो? छलावे की मैं बातें चिल्लाया, करते हैं। उसे जाने एक दीजिए। ऐसी आत्मा आदमी ने कहा जो अपना वो रूप चाय बदल का सकती है इंतजाम करने और गई है। सुनसान आप रास्तों भी पर आइए। मुसाफिरों को मैं और भटकाती है। आकाश एक दूसरे का क्या चेहरा मेरे साथ देख रहे में वही थे। हो रहा तरह था? फंस चुके थे। इस ख्याल मेरे के आते दिमाग ही में मेरे एक रोंगटे खड़े हो अजीब गए। सी कश्मकश चल रही थी। मैं बस भोलेनाथ का नाम जप रहा था और स्टीयरिंग को इतनी मजबूती से पकड़ा हुआ था कि मेरी उंगलियों में दर्द होने लगा था। जो शायद उस जगह के कुछ किलोमीटर तक शांति रही। मुझे रुकने कोई पर आवाज नहीं, मजबूर कर रहा था। कोई हरकत मुझे नहीं। एक अजीब सी मुझे एक उत्सुकता पल हो के रही लिए थी लगा आखिर कि शायद वो इस मेरा कोई खंडहर भयानक का सपना था राज जो अब क्या है। टूट चुका है। मैंने अपनी जिंदगी शायद की थकान की सबसे वजह से बड़ी मुझे कुछ और दिखाई दे आखिरी गया था। गलती की। मैं खुद को मैंने यही सोचा यकीन कि दिलाने हम की दो कोशिश हैं कर रहा था और वो एक, लेकिन मेरा हम दिल सिर्फ मानने 5 को मिनट के तैयार लिए नहीं नीचे था। उतरेंगे और और अगर तभी कुछ भी वो फिर गड़बड़ से लगी हुआ। तो भागकर वापस ट्रक में आ इस बार जाएंगे। कोई आवाज ठीक नहीं है। आई, कोई मैंने गंध थकी नहीं हुई आई। आवाज में कहा, इस बार मुझे लेकिन वो बस अपने 5 बहुत मिनट। करीब महसूस जहाँ हुआ। भीड़ भाड़ निकल जाएंगे। रात होने पर मैं किसी बड़े और चलते हुए ढाबे पर ही रुकता। भयानक 2 दिन तक सब कुछ ठीक रहा। जो मुझे लगा शायद मेरा वहम ही और भी डरावनी शायद वो पैर का निशान भी किसी और वजह से बन गया होगा। जैसा आप चाहें। तीसरी रात थी, मैं मध्य प्रदेश की सीमा में दाखिल हो चुका था। जैसे से बस कुछ ही घंटों की दूरी पर था। मेरे मन को एक अजीब सा सुकून मिल रहा था कि चलो आखिरकार मैं अपनी जमीन पर वापस आ गया तक से हर उठे। रात के करीब 11 बजे होंगे। लकड़ी का मैं एक व्यस्त हाईवे पर शायद मेरे आगे पीछे कई गाड़ियां पुराना होगा। मैंने ध्यान भटकाने के लिए रेडियो चलाया। एक पुराना हिंदी गाना चल रहा था। अचानक गाना बंद हुआ और वही घरघराहट की आवाज आने लगी। मेरा दिल बैठ गया। अंधेरे से नहीं, दोबारा नहीं। मैं बुदबुदाया और फिर उस घरघराहट के बीच वही बच्ची की खिलखिलाती हंसी गूंजने लगी। आइए साहब, इस बार वो पहले से ज्यादा साफ और ऊंची ने हमें अंदर मैंने कांपते हाथों से रेडियो बंद आकाश मेरे पीछे। अब मेरे लिए ये मानना नामुमकिन था कि ये सब मेरा वहम है। इस जहन्नम मेरे बगल से एक कार तेजी से गुजरी, लेकिन मैंने आदतन उस कार की तरफ देखा कर पाता। कार की पिछली सीट पर एक परिवार बैठा था और उनकी बेटी महसूस जो खिड़की से बाहर देख रही थी। उसका चेहरा, वो चेहरा उसी ढाबे वाली हवा का झोंका था। उसने मुझे देखकर धीरे से हाथ हिलाया और फिर अंधेरे में गायब हो गई। मैं बुरी तरह उस घर के अंधेरे में मुझे कहीं भी दिख रही थी। जैसे ही हम अंदर रूप बदल रही थी, हमारे पीछे मेरा दिमाग ही मेरे काबू से बाहर हो रहा था। मैंने अपनी रफ्तार और बढ़ा दी। मैं बस भागना चाहता था। उसकी घंटों के बाद देर रात में आखिरकार अपने गांव की सीमा में दाखिल हुआ। बाहर की दुनिया। अगली सुबह जब मैं सोकर उठा तो कई दिनों बाद मैंने खुद को तरोताजा महसूस किया। हम अपने घर में अपने बिस्तर पर होने का एहसास ही बहुत। हवेली का दरवाजा हमारे मुझे लगा जैसे रात का अंधेरा अपने साथ मेरे सारे डर और वहम भी ले गया। आवाज उस विशाल की रोशनी में घर का आंगन चमक रही रही। माँ मंदिर जाने की तैयारी कर रही थी और जिंदगी सामान्य लग रही थी। नाश्ते के वक्त माँ ने मुझसे यूं ही पूछ लिया, हम सुखी तरह से अंधेरी देर से आया, तेरे पीछे पीछे मोहल्ले का कोई बच्चा भी घर में घुस आया था क्या? और मैंने दरवाजे पर कुंडी लगाई थी चुका था, पर रात को उठी तो दरवाजा खुला था अनजाने और जमीन पर गीले पैरों के निशान थे। माँ की ये बात सुनते ही मेरे हाथ में पकड़ा हुआ गिलास कांप गया और चाय छलक सोच पा रहा था। मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। माँ ने मेरी घबराहट देख ली और बोली, क्या हुआ? बंद होने की कोई बात नहीं और हमारी तो है, खेलते कूदते आ गया होगा कोई। सांसों की मैंने खुद को संभालते हुए कहा, ये क्या? नहीं माँ, कुछ नहीं। आकाश बस नींद पूरी आवाज में, इसलिए मेरे पास आकर फुसफुस। मैंने बात तो टाल दी, लेकिन मेरे दिल में खौफ की वो ठंडी लहर वापस लौट आई थी। वो घर के अंदर आ चुकी दहशत साफ, मेरी दहलीज जिसे मैं सबसे महफूज मानता था, लेकिन वो उसे पार कर आवाज भी मेरा साथ। उस दिन के बाद से हमारे घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। चीख पड़ा, ये बहुत हमें छोटी धकेला, इतनी दरवाजा बंद कर ध्यान भी न जाए। ये कोई जाल है, मुझे पता था कि ये सब आपसे कहा करतूत है। उसका सब कभी मेरे कमरे से मेरी घड़ी गायब हो जाती और अगले दिन छत पर मिलने लगा। कभी रात में आजन से किसी के पायल पहनकर चलने की हल्की सी छनक सुनाई देती, जबकि हमारे घर में कोई पायल नहीं पहनता था। और रात को कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई बच्चा दबी हुई आवाज में हंस रहा। मैंने उसे रोका। जब हम उठकर देखते तो कोई नहीं होता। आकाश घर वाले इन बातों को वहम कहकर टालते थे, लेकिन मैं जानता था कि ये वहम नहीं, मेरे हाथ ये उस अनचाहे मेहमान की मौजूदगी का सबूत है जिसे मैं अपने साथ ले आया था। उस बला ने अब मेरे परिवार को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। सबसे पहला असर मेरे पिताजी पर हुआ। वो थोड़े बुजुर्ग थे और ज्यादातर समय अपने कमरे में हमें दिखा। उन्होंने एक दो बार माँ से कहा, भाग्यवान ये पड़ोसियों की बच्ची बड़ी शैतान है, दिन भर मेरे कमरे की खिड़की से झांकती रहती है और मुस्कुराती है। इतनी उसे मना करो। टॉर्च की माँ बाहर जाकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। उन्होंने पिताजी को समझाया कि आपको वहम हुआ, दीवारों पर, लेकिन जब पिताजी ने 2-3 बार यही शिकायत और उन पर मेरा माथा ठनका। मैंने उनसे पूछा, पिताजी कैसी दिखती है वो बच्ची? थी उन्होंने जो हुलिया बताया उसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। जिनकी आंखें वही 6 से 7 साल की उम्र, मैले कपड़े, बड़ी बड़ी आंखें। अब मेरा डर गुस्से अपराध बोध में बदल रहा था। मेरी एक गलती की सजा मेरा परिवार भी भुगते। मैं हर पल इस खौफ में जीने लगा कि ना जाने अगला नंबर किसका होगा। और वो दिन भी दावत खाते खाते एक दोपहर माँ रसोई में खाना बना रही थी
और उन्होंने आटे का ही भारी पीपा ऊपर टांग पर रखा हुआ था। अचानक वो 20 किलो का पीपा अपने आप आगे की तरफ खिसका और जोरदार धमाके के साथ नीचे गिरा। वो ठीक उसी जगह पर गिरा जहां से माँ बस 1 सेकंड पहले और भी तेज, अगर वो 1 सेकंड की देरी कर देती कहाँ हो तो सीधा उनके सिर पर गिरता। पूरी हिम्मत बटोर बुरी तरह डर गई। ये सब क्या मजा? सब लोग आवाज सुनकर रसोई की तरफ भागे। मेरी आवाज ने यही कहा कि शायद पीपा किनारे पर रखा होगा इसीलिए गिर गया, लेकिन मेरी नजरें उस टांग पर जमी फंसाया था। वहाँ अच्छी खासी जगह थी, वो पीपा अपने आप गिर ही नहीं सकता था, उसे किसी ने धक्का दिया था। उस दिन मैं समझ गया कि ये चीज अब सिर्फ डरा नहीं रही है, ये जान लेने पर उतारू है। बहुत कुछ। उस घटना के बाद पिताजी की हालत और बिगड़ने लगी। वो अक्सर गुमसुम बैठे रहते और बड़बड़ाते रहते। ऐसा लग रहा था वो मुझे बुला रही है, कहती है मेरे साथ खेलने चलो बाहर खेतों में, मैं नहीं जाऊंगा। हिस्सा बन गया। हम सब बहुत परेशान कर पीछे हमने सोचा कि गांव के डॉक्टर को दिखाएं। उस शाम गांव में मौसम बहुत खराब हो गया। काले बादल घिराए, तेज हवाएं चलने लगी और बिजली कड़कने लगी। हमने पिताजी उस दिन कुछ ज्यादा ही बेचैन थे। हमने उन्हें खाना खिलाकर सुला दिया। रात को हम सभी अपने अपने कमरों में सो गए। देर रात करीब 2 बजे होंगे, बिल्कुल जोर से बिजली कड़कने की आवाज से मेरी आंख खुल गई और तभी मुझे घर का मुख्य दरवाजा जोर से खुलने और बंद होने की आवाज आई। मेरा दिल किसी अनहोनी की आशंका से बैठ गया। मैं दौड़कर अपने कमरे से बाहर निकला। माँ और मेरे भाई भी जागे थे। हम सीधे पिताजी के कमरे की तरफ झूल रही। दरवाजा खुला था और बिस्तर खाली था। पिताजी वहां नहीं थे। हम सब पागलों की तरह उन्हें घर में ढूंढ रहे थे, लेकिन उनका कोई पता नहीं था। पिताजी, वो कुर्सी, बाबूजी, उस घर की हम आवाजें लगा रहे थे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वहाँ तूफानी हवा चल रही थी और हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। मैं और मेरा भाई टॉर्च लेकर बाहर की तरफ भाग गए। वो खेतों की तरफ, गांव की गलियों में हर जगह उन्हें ढूंढ रहे थे, लेकिन उनका कोई पता नहीं था। वो कभी मेरे दिमाग में उनकी कही बात कौन थी हमें पता ही नहीं। वो मुझे बाहर खेतों में बुला रही है। पर अब बीमारी, हमारा खेत गांव के बाहर बने पुराने कुएं के पास था। वो कुआं सालों से सूखा और बंद पड़ा था, लेकिन बहुत गहरा था। मुस्कान नहीं, मेरा दिल कांप गया। मैं दौड़ता हुआ उस कुएं की तरफ मैंने उससे, और जब मैं वहां पहुंचा तो मेरी सबसे बुरी आशंका सच साबित हुई। कुएं के मुंडे पर पिताजी की पगड़ी रखी हुई थी। मैंने कांपते हाथों से टॉर्च की रोशनी कुएं के अंदर मारी। अंदर का दृश्य देखकर मेरी दुनिया ही जल गई। मेरे पिताजी होंगे नीचे अंधेरे और शांत पानी में औंधे पड़े थे। शायद गिरने की वजह से उनकी मौत हो चुकी थी। उसके हाथ में घुटनों के बल पे पड़ा। मेरे मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। मेरे आंसू जम गए थे। मेरा सब कुछ खत्म हो गया था। तभी उस मातम और खामोशी के बीच मुझे अपने पीछे से एक जानी पहचानी हंसी सुनाई दी। वही खिलखिलाती हुई शैतानी हंसी। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा। बहुत देर से कुछ ही दूरी पर एक पुराना बरगद का पेड़ लोग बहुत पसंद। उस पेड़ के नीचे वो खड़ी थी, वही बच्ची कुर्सी की तरफ। इस तूफानी रात में भी उसके चेहरे पर वही भावहीन मुस्कान थी। उसने मुझे देखकर धीरे से अपना हाथ हिलाया, जैसे वो कह रही हो मैंने अपना काम कर दिया। और फिर इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, वो अंधेरे में ऐसे घुल गई जैसे कहीं वहां थी ही नहीं। मैं समझ गया और हमारी तरफ कोई हादसा नहीं था। बेटा थोड़ा शर्मीला है, उसने कातिल वो थी। उसकी आवाज में उस रात मैंने सिर्फ अपने पिताजी को नहीं खोया था, किसी के मैंने अपनी जिंदगी का हर सुकून, हर खुशी खो दी। खास मेहमान वो मेरे घर में मातम छोड़ गए थे। अब मेरे पास डरने के लिए कुछ नहीं बचा था, लेकिन लड़ने के लिए एक वजह जरूर थी, जिसमें वो पिताजी के देहांत के बाद हमारा घर मातम में डूब गया था। आंगन में लगी चारपाइयों पर रिश्तेदार और गांव वाले बैठे रहते। हमारा दिल अपनी अपनी संवेदनाएं प्रकट करते। फटा जा रहा। घर में हर वक्त भारी बोझिल खामोशी छाई रहती। भागो, सब यही समझ रहे थे कि पिताजी की मौत एक दुखद हादसा था, लेकिन मैं जानता था कि ये एक सोची समझी हत्या थी। मेरा दिल दुख से ज्यादा अपराध बोध और बदले की आग में जल रहा था। मैं सबसे अलग थलग चुपचाप एक कोने में बैठा रहता। मेरी आंखें रोती नहीं थी, वो बस उस अंधेरे को घूरती रहती जहां मुझे उस बच्ची का चेहरा नजर आता था। घर वाले समझते थे कि मैं पिताजी के जाने के सदमे में हूं, लेकिन मेरे अंदर एक अलग ही लड़ाई चल रही थी। अजीब बात ये थी कि पिताजी की मौत के बाद घर में हो रही वो अजीब घटनाएं बंद हो गई थी। अब कोई पायल की आवाज नहीं आती थी, कोई चीज अपने आप नहीं गिरती थी। ऐसा लगता था जैसे उस बला को जो चाहिए था वो उसे मिल गया था और अब वो शांत होकर तमाशा देखने के डर को ये शांति मुझे और भी ज्यादा डरा रही थी। को ऐसे तूफान से पहले की खामोशी थी, जैसे पिताजी के भोग के कुछ दिन बाद हमारे एक बुजुर्ग रिश्तेदार जिन्हें हम सब फौजी चाचा कहते थे, मेरे पास आकर बैठे और वही फौज से रिटायर हुए थे और दुनिया देख चुके थे। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोले, सुखी पुत्र मैं देख रहा हूँ तू सिर्फ अपने पिता के लिए दुखी नहीं। हमारा दिमाग तेरे चेहरे पर दुख से ज्यादा खौफ है। ऐसी कौन सी बात है जो तुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है? देख रहे उनकी आंखों में एक समझदारी थी जिसने मुझे हिस्सा बन गया। मैं अब और इस बोझ को अकेले नहीं उठा सकता। डरावनी फिल्म उनके सामने टूट गया बाहर निकल, मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। उस सुनसान रास्ते से लेकर उस मनहूस ढाबे, हमारी हालत बच्चे के लिखने से लेकर ट्रक में हुई घटनाओं तक और आखिर में पिताजी की मौत और उस कुएं के पास उस बच्ची को देखने तक सब कुछ।
मैं जब बोल रहा था तो मुझे डर था कि वो मुझ पर यकीन नहीं करेंगे, मैं कुछ और कहना मुझे पागल समझेंगे, लेकिन उन्होंने मेरी पूरी बात बहुत गंभीरता से सुना। हमारा परिवार जब मैं चुप हुआ तो उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, आप भी पुत्र तूने ये बात परिवार का हिस्सा बनेंगे। ये कोई वहम या दिमागी बीमारी नहीं, हमेशा के लिए। ये कोई बहुत ये ताकतवर सुनते और ही बुरी हमारे रूह का शरीर चक्कर बिजली है दौड़ी। और इसका इलाज हम कोई नींद डॉक्टर से नहीं कर जागे। सकता। हम उन्होंने पीछे कहा हटे। हमारे गांव से कुछ दूर सतलुज नदी के किनारे एक डेरा है, वहाँ एक बाबा जी रहते हैं, लोग उन्हें ज्ञानी जी कहते हैं। वो इन रूहानी मामलों के माहिर हैं। हमें उनके पास चलना होगा और अभी चलना होगा। इसमें और देरी करना ठीक नहीं। अगली ही सुबह मैं और फौजी चाचा उनके मोटरसाइकिल पर बैठकर उस डेरे की तरफ निकल पड़े। डेरा गांव से काफी दूर एक सुनसान जगह पर बना था। वहाँ कोई भीड़ भाड़ या आडंबर नहीं था, बस एक छोटा सा कमरा और उसके बाहर एक बरामदा था। जब हम पहुंचे तो ज्ञानी जी बरामदे में ही बैठे माला फेर रहे थे। वो एक साधारण से दिखने वाले बुजुर्ग थे, सफेद दाढ़ी और सिर पर छोटा सा पटका, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा तेज था। ऐसा लग रहा था जैसे वो इंसान के आर पार देख सकते हैं। उन्होंने हमें देख के मुस्कुराते हुए बैठने का इशारा किया। इससे पहले कि चाचा कुछ कहला, ज्ञानी जी ने सीधा मेरी तरफ देखकर कहा, बहुत भारी बोझ लेकर आया है तू पुत्र, तेरे पीछे एक साया नहीं, एक पूरी की पूरी आग चल रही हो चुके थे। ये सुनकर हम दोनों हैरान हो गए। मैंने कांपते हुए उन्हें अपनी पूरी कहानी फिर से सुनाई। वो आंखें बंद करके सब कुछ सुनते रहे। जब मैंने अपनी बात खत्म की तो उन्होंने अपनी आंखें बनकर, उनकी आंखें अब लाल हो रही थी। उन्होंने कहा, बेटा गलती तेरी नहीं है, तू तो बस एक जरिया बन गया। जिस ढाबे पर तू रुका था वो कोई मामूली जगह नहीं है, वो एक बंधन का स्थान है। सामने हमारी दहशत का मजा ले रहे थे। जो खुलासा किया उसे सुनकर मेरी रूह डर से कांप रहा था। उन्होंने बताया जिस ढाबे पर तूने बिछाई हुई उस ढाबे का परिवार कई पीढ़ियों से शराब चलते हुए सालों पहले उनके किसी पूर्वज ने एक छलावे भरकम दरवाजे पर भटकती हुई बच्ची की आत्मा को वश में करने की कोशिश की थी। दरवाजा एक दर्दनाक चरमराती हुई उसी के परिवार से अंदर की तरफ खुल गया। उस परिवार के बच्चों को अपना शिकार बनाती थी। वो एक छोटा परिवार ने उस आत्मा को एक जगह पर जिसमें से कई तांत्रिक क्रियाएं, लेकिन वो हर कुछ सालों में किसी की गंध नहीं थी, अपना शिकार बना किसी पुरानी उस परिवार को किसी चमड़ी जैसी चीज के इस श्राप से मुक्ति का एक ही रास्ता और किसी वो रास्ता ये था कि वो उस आत्मा को किसी दूसरे शरीर के साथ जोड़ दे। किसी मुसाफिर के साथ जो उस रास्ते से गुजर रहा है कि वो उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना टॉर्च की रोशनी मेरी सांसें तेज कमरे के अंधेरे। ज्ञानी जी ने आगे कहा, जो खाना तुझे परोसा गया था एक ऐसा भोजन नहीं था, देने वाली उस छलावे को चढ़ाया गया भोग था। उस घर के अभिमंत्रित किया सदियों में नहीं। जैसे ही तूने उस खाने को ग्रहण किया, ऐसी चीज तूने अनजाने में ही उस आत्मा के साथ एक रिश्ता जोड़ लिया और तूने उसे उस परिवार के बंधन से मुक्त करके अपने बंधन में ले लिया। पीछे की तरफ वो बूढ़ा आदमी और वो बच्ची जो तुझे घूर रहे थे, वो लाचार थे। वो तुझे देख ही रहे थे और शायद मन ही मन तुझसे माफी भी मांग रहे थे। वो अपनी जान बचाने के लिए तुझे बलि का बकरा बना रहे। मिटा देना ये आत्मा दुख और पीड़ा से ताकतवर उसके पास गया, इसीलिए उसने तेरे घर आकर पहले छोटी मोटी होने की आशंका से फिर उसने सबसे बड़ा वार किया। क्या हुआ? उसने तेरे परिवार के सबसे बुजुर्ग और सबसे प्यारे सदस्य को अपने कमरे की तरफ उठाया ताकि तेरे घर में सबसे ज्यादा मातम फैले। उसके मुंह से आवाज से मिली ताकत से वो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई हुए हाथों से। ये सुनकर मैं वहीं जमीन पर बैठकर के अंदर घुमाई। तो अब क्या होगा? पहले तुम मुझे क्या वो मेरे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे? अंधेरे में कुछ कोई रास्ता नहीं है। ज्ञानी जी ने अपनी आंखें बंद कर लटके कुछ देर की खामोशी के बाद लगा शायद ये कोई पुराना स्टोर और वो रास्ता मौत के मुंह में जाने जैसा है। वो आसान नहीं है। मैंने रोते हुए कहा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ ज्ञानी जी। मैं अपने परिवार को और तकलीफ में नहीं देख सकता। ज्ञानी जी ने मेरी आंखों में देखा और कहा, तो फिर सुन, तुझे वापस जाना होगा। वापस कहाँ? मैंने हैरानी से पूछा। रोशनी को ऊपर किया। उन्होंने दृढ़ आवाज में कहा, तुझे वापस उसी मनहूस ढाबे पर राजस्थान के उसी सुनसान रास्ते पर जाना होगा। जिस रिश्ते को तूने अनजाने में शुरू किया था उसे तुझे वहीं जाकर खत्म करना होगा। तुझे उस भोग का बंधन तोड़ना होगा। उनका ये कहना था कि मेरे सामने एक बार फिर वही अंधेरी सड़क, वही डरावनी बच्ची और वही मौत का सन्नाटा कागज की तरह चिपकी। ज्ञानी जी मुझे वापस उसी नर्क में भेज रहे थे जहाँ से मैं मुश्किल से अपनी जान बचाकर खामोश। ज्ञानी जी की बातें सुनकर मेरे सामने का रास्ता साफ हो गया था। रास्ता मौत की तरफ जाता था, लेकिन अब मेरे पास खोने के लिए अपने परिवार के अलावा कुछ नहीं बचा था। एक बड़े मैंने ज्ञानी जी से कहा, मैं तैयार हूँ, आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। ज्ञानी जी ने मुझे उस अंतिम लड़ाई के लिए तैयार करना शुरू किया। उन्होंने मुझे कोई तंत्र मंत्र या ताबीज नहीं दिया। उन्होंने मुझे वो चीजें दी जिनमें सिर्फ धर्म की सदियों की शक्ति और आस्था समाती हुई रोशनी। उन्होंने मुझे इस कमरे में घुमाया, लोहे का कटोरा दिया, अपने डेरे के पवित्र धने से निकली एक चुटकी विभूति डाली और एक छोटा सा कृपान दिया जिस पर उन्होंने गुरबानी पढ़कर फूंक मारी थी। उस छोटे से उन्होंने मुझे समझाया, दर्जनों लाशें लड़ाई हथियारों से नहीं, हिम्मत और आस्था से लड़ी। औरतें, बूढ़े, जब तू वहां पहुंचेगा तो वो छलावा तुझे रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा। वो तुझे तेरे सबसे बड़े डर दिखाएगा कि वो तेरे मन को तोड़ने की कोशिश करेगा। उस वक्त तुझे बस एक ही काम करना है। जब पूजी साहिब का पाठ है, अपने होठों से और अपने दिल से नहीं रुकने देना। एक लाश तो किसी फौजी तेरा कवच बनेगा।
उन्होंने आगे वो की सब योजना बताई। एक खामोश मुझे उसी ढाबे भयानक पर सेना जाकर की उस तरह बूढ़े आदमी के कतार में सामने लटके उस हुए सर्वलोह के कटोरे में वो थोड़ा घर का पानी स्टोर और रूम नहीं विभूति बल्कि एक मिलाई। अजायब घर था। फिर इस कृपाण की उन नोक से अपनी शैतानों की उंगली पर एक शिकारों छोटा सा का, चीरा लगाकर उनकी जीतों अपने का, खून की 7 उनकी बूंदें उस क्रूरता पानी का में एक टपका खौफनाक दी। अजायब ये घर। तेरे उस भोग को ग्रहण अब करने के मुझे रिश्ते को ढाबे वाले उलटने का लड़के की प्रतीक बात होगा। का एक तूने एक अनजाने शब्द में याद उसका आ रहा भोग था। खाया था। अब वो तू पागल जानबूझकर ट्रक वाला अपना जो लहू घर से अर्पित चाय करके लाशें उस बड़बड़ाता रिश्ते को रहता खत्म था। करेगा वो और उसे पागल वहीं था। बांध देगा। वो उन ये चंद सुनकर मैं कांप खुशकिस्मतों गया। में से एक फौजी था चाचा ने जो मेरा इस कंधा जहन्नुम दबाया को और देखकर कहा, भी फिक्र मत किसी कर, तरह बच मैं तेरे निकला। साथ चलूंगा। भले ही अगले अपना दिन हम दिमाग दोनों को वापस उस संतुलन नर की खोकर। तरफ रवाना आज हम हो उसी गए। की जगह पर इस खड़े बार थे। मैं अकेला नहीं था, हमारा भी लेकिन यही मेरा डर हश्र कम होने नहीं वाला हुआ था। था। जैसे हम जैसे भी हम इसी मध्य कमरे प्रदेश में की सीमा से किसी दूर ऊँट होते पर जा रहे लटकने थे, वाले थे। मुझे हवा में एक आकाश भारीपन अपनी महसूस जमीन होने पर लगा। पड़ा सिसक मुझे रहा लग था। रहा था कि उसका वो जानती दिमाग है, उस सदमे वो को जानती है बर्दाश्त कि मैं नहीं क्या कर करने पाया आ था। रहा हूँ। वो लगभग जैसे ही बेहोशी हमने की हालत राजस्थान में की था। सीमा पार की, मैंने उसका हमला उस शुरू हो लाशों गया। से भरे इस बार कमरे वो से डरा अपनी नहीं नजरें रही हटाई थी। वो हमें और उन रोकने की दो कोशिश कर शैतानों रही की थी। तरफ देखा। सड़क पर चलते चलते वो भी अचानक वहीं मुझे खड़े दिखने थे। लगा कि सामने उनके से चेहरों तेज पर रफ्तार वही ट्रक हमारी शांत, तरफ आ क्रूर रहा है। मुस्कान मैं थी। चीख कर ब्रेक लगाता, हमारे बाकी लेकिन अगले ही मेहमान पल वो पसंद ट्रक आए। हवा में गायब हो जाता। उस आदमी ने कई कहा। बार मुझे लगा कि सड़क थोड़े ही बीच से शांत टूटी स्वभाव है। के हैं, पर फौजी अब चाचा यहीं लगातार रहते मुझे हैं। हिम्मत दे रहे थे और ये बात अच्छी करने को दोस्ती कह हो रहे जाएगी थे। आप लोगों की। आखिरकार हम उस मनहूस स्टेट उसकी हाईवे के बातें मोड़ पर मेरे पहुंच कानों में गए। किसी उस सड़क पर पिघले हुए मुड़ते शीशे की वक्त तरह ऐसा उतर लगा रही जैसे थी। मैं जानबूझकर मुझे आग में एहसास कूद हुआ रहा कि हूं। हम अब सिर्फ हर कैब एक में नहीं किलोमीटर थे, के साथ मेरा हम दिल डूबता जा कतार रहा में था। थे। और फिर मुझे वो अपनी ढाबा बारी का दिखाई इंतजार दिया। कर रहे दिन के उजाले में भी वो किसी मेरे बुताह अंदर जगह का जैसा सारा लग रहा डर था। अचानक वीरान, एक अजीब सी टूटा-फूटा और सनक में खामोश। बदल गया। हमने मोटरसाइकिल मेरे रोकी पास और ढाबे की खोने तरफ के लिए बढ़े। कुछ नहीं था, अंदर से वही बूढ़ा सिवाय आदमी अपनी बाहर जान निकला। के। उसे हमें और मैं खासकर उसे मुझे इतनी दोबारा वहां आसानी से देखकर देने वाला उसकी नहीं था। आंखों में खौफ की एक मैंने लहर आकाश दौड़ को गई। झकझोरा, वो समझ गया था कि जो मैं अब क्यों लगभग लौटा हूं। बेसुध सा हो इससे चुका था। पहले कि मैं कुछ आकाश कहता, वो उठ, मेरे पैरों में यहाँ गिर से पड़ा और निकलना है। रोते हुए बोला, मैंने उसे मुझे अपनी माफ पूरी कर दे ताकत पुत्र, से हम उठाया। मजबूर थे। उसका वो शरीर हमारे किसी बच्चों बोरे को की खा तरह जाती। भारी हो हमारे रहा पास था। और कोई चारा नहीं मैंने था। लाशों तभी वाले ढाबे कमरे के का अंदर से दरवाजा हवा का जोर एक से ठंडा बंद कर झोंका दिया, आया। जैसे उस दरवाजे और दरवाजे को खिड़कियां बंद अपने आप करने से जोर से वो बजने लगी। खौफनाक हकीकत ढाबे भी के अंदर कैद हो अंधेरा छा जाएगी। गया और तापमान अब अचानक गिर खेल गया। शुरू वो आ चुकी थी। होगा। मैंने हिम्मत वो जुटाई औरत और ज्ञानी जी फुसफुसाई की बताई हुई और बात ये याद कहते की। ही वे मैंने दोनों पाठ हमारी करना तरफ शुरू कर बढ़ने दिया। लगे। मैंने अब फौजी उनकी चाचा चाल की में वो मदद से बनावटी सर्वलोह पन्नी का था। कटोरा निकाला वे अब और उसमें शिकार पानी को भरा। घेरने जैसे वाले ही मैंने शिकारियों विभूति की की तरह थैली बढ़ रहे खोली, थे। हवा का एक और मैंने तेज आकाश को झोंका अपने आया कंधे पर और वो मेरे लादा हाथ से और उड़ने दूसरी लगा। तरफ मैंने भागने मुश्किल से लगा। थोड़ी सी मेरे विभूति दिमाग उस में पानी कोई में योजना नहीं थी। अब उस बस बच्ची एक की ही ख्याल आकृति था, ढाबे के बीच इनसे में दिखने दूर लगी थी। भागो। लेकिन इस बार वो मैं एक उस मासूम बड़े बच्ची हॉल नहीं से थी। निकलकर उसका एक चेहरा अंधेरी विकृत गैलरी था, में घुस गया। आंखें गुस्से से मेरे लाल पीछे थी और मुंह से उन दोनों गुड़गुड़ाने के की कदमों आवाज आ रही नहीं थी। बल्कि एक वो मुझे अजीब सी घूर रही थी। सरसराहट की आवाज उसने आ अपना रही खेल थी, शुरू किया। जैसे कोई हवा अचानक में मुझे तैर अपने रहा सामने हो। अपने पिताजी की कहाँ लाश कुएं जाओगे से निकलती हुई भागकर? दिखाई दी। उस वो मुझसे आदमी कह रहे की थे, आवाज सुखी तूने दीवारों मुझे से नहीं गूंज बचाया। रही थी। तो कातिल ये है। पूरा मैं घर एक पल हमारा के लिए शरीर टूट गया। है। मेरी तुम आंखों से हमारे आंसू अंदर ही बहने दौड़ रहे लगे हो। और पाठ मेरे होठों मैं पर रुक भागता गया। रहा। तभी फौजी मैं चाचा एक ने के मुझे बाद एक झकझोरते कमरे हुए पार कहा, करता हिम्मत गया। रख पुत्र, एक पुराना ये तेरी परीक्षा धूल भरा है। किचन, ये सब झूठ जहाँ है। चूल्हे मैंने पर खुद एक को पतीला संभाला और रखा फिर था से ऊंची जिसमें आवाज में पाठ कुछ करना काला शुरू कर पदार्थ दिया। जम गया मैंने था। कृपान निकाला। एक बैठक जैसे ही जिसमें मैंने उसे फर्नीचर अपनी पर उंगली की तरफ किसी बढ़ाया, जानवर के ढाबे पंजों में के रखे निशान थे। बर्तन और गिलास और फिर हवा में वो उड़ने बड़ी लगे सी और मेरी तरफ घुमावदार आने सीढ़ी लगे। पर एक चढ़ने गिलास लगा, आकर मेरे जो सिर पर ऊपर की लगा। मेरे मंजिल सिर की से तरफ खून जाती बहने थी। लगा, लेकिन मैं रुका हर नहीं। कदम पर मैंने लकड़ी आंखें की बंद की, सीढ़ियां अपने माँ दर्द बाप से का चेहरा कराह याद रही किया थी। और कृपान की ऊपर नोक चढ़ता अपनी गया, उंगली में चुभो दी। आकाश का बोझ दर्द मेरे की एक कंधों तेज को लहर तोड़े दौड़ी। दे रहा था। मैंने खून की ऊपर एक की एक मंजिल बूंद और भी गिनकर उस ज्यादा कटोरे में अंधेरी और टपकाने शुरू डरावनी की। थी। एक लंबा सा गलियारा था जिसके दोनों हर तरफ बूंद कई के साथ दरवाजे उस थे। आत्मा की तभी चीख तेज नीचे होती से जा उस रही औरत थी। की हंसने 4, की आवाज आई। 5, वो हंसी 6, उस पूरे ढाबे घर की में छत गूंजने कांपने लगी लगी थी। मैं जैसे ही गलियारे
मैंने के साखी और आखिरी बूंद उस कटोरे में टपकाई। मैंने उसे धक्का एक तेज देकर कान खोला, फाड़ देने वाला आकाश को धमाका अंदर हुआ। फेंका एक तेज और सफेद पूरी रोशनी से ताकत ढाबा भर दरवाजा गया बंद और उस करके आत्मा की उस एक पर एक आखिरी पुरानी दर्दनाक भारी चीख लकड़ी की अलमारी और फिर खिसका सब दी। कुछ शांत हो गया। हम एक छोटे से खिड़कियों का कमरे बजना में बंद हो थे। गया, हवा शायद सामान्य किसी हो का गई बेडरूम रहा और ढाबे होगा। में फिर से रोशनी भर गई। मैंने टॉर्च वो जा जलाकर चुकी थी। देखा, कमरे बूढ़ा में एक आदमी और उसका पुराना परिवार पलंग, जो एक कोने एक में ड्रेसिंग दुबके हुए टेबल थे और अब एक रो रहे छोटी सी थे। अलमारी लेकिन थी। इस बार ये डर के हम नहीं बल्कि सुरक्षित थे, आजादी लेकिन के आंसू बस थे। कुछ मैं वहीं पलों के जमीन पर लिए। बैठ गया। कमरे मेरा में शरीर मौत पूरी जैसी तरह से टूट खामोशी चुका थी। था, आकाश लेकिन मेरी अब भी आत्मा बेसुध आज सा सालों जमीन बाद पर शांत पड़ा था। हम मैं वहां से हाँफ वापस रहा चल था। पड़े। मेरा मैंने पूरा उस शरीर ढाबे या दर्द उस और सड़क की दहशत तरफ से मुड़कर कांप नहीं रहा देखा। था। मैं मध्य तभी प्रदेश लौटा। दरवाजे के बाहर मेरा से घर मुझे आज भी मेरे पिता के धीमे, बिना सुना है बहुत और ही ये सुनापन धीमे जिंदगी कदमों भर की आहट रहेगा। सुनाई दी। वो खौफनाक साया वो तो आ चला रहे गया, थे। लेकिन वो अपने पीछे कदम जो घाव दरवाजे छोड़ के गया, ठीक वो कभी बाहर नहीं आकर भरेंगे। रुक गए। मेरी एक गलती, एक पल की एक शॉर्टकट खामोशी लेने के और लालच फिर ने दरवाजे मुझसे मेरे पर पिता को एक छीन बहुत लिया। ही धीमी, मैं आज भी ट्रक बहुत ही चलाता हूँ शालीन क्योंकि यही दस्तक मेरी हुई। रोजी रोटी है। और उसके लेकिन बाद अब मैं कभी उस किसी आदमी की सुनसान वही रास्ते पर शांत, नहीं जाता, चाहे ठंडी मंजिल आवाज कितनी भी दूर क्यों दरवाजे ना के हो। पार से मैं आप आई, सबसे भी यही जैसे कहना वो चाहता हमारे हूँ, जिंदगी कान में में कभी कोई घुसघुसा ऐसा रहा। शॉर्टकट मत लेना जो आपको दरवाजा किसी अनजाने खोलो रास्ते पर ले मेहमान जाए, जी, क्योंकि कुछ खेल रास्तों का पर मंजिलें अगला नहीं हिस्सा सिर्फ पछतावा शुरू मिलता होने है वाला और है। कुछ गलतियों की कीमत इतनी बड़ी दरवाजे होती पर है कि हुई इंसान वो जीत कर भी धीमी, हार जाता शालीन है। दस्तकें तो दोस्तों ये किसी कहानी हथौड़े यहीं की खत्म तरह हुई। मेरे दिल पर अगर पड़ी। आपको ये कहानी पसंद बाहर आई से आई हो उस तो वीडियो आदमी को की लाइक और शांत, चैनल को ठंडी सब्सक्राइब आवाज, करें ताकि और भी दरवाजा डरावनी खोलिए कहानियां मेहमान आप जी, तक पहुंच सके। खेल का अगला धन्यवाद। हिस्सा